नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और शुरू करती हूँ उपन्यास मैलांचल का अगला भाग। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुँचते ही पत्र देना। पहुँचने के एक सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूँ। तुम्हें बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर हैं, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। यह नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में एक बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वह मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही मरीजों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है यहाँ कौवा को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढे और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गड्ढियाँ भी किस्म किस्म के कमल और कमलिनी से भर जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकते हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लें। ये सच है कि गांव के लोग चालाक होते हैं, और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं। डॉक्टर साहब कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए कहिए। डॉक्टर साहब जरा एक बार मेरे यहाँ चलिए, मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई? जी 2-3 बार, और ऐसा ही हुआ था। उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं, आंखें बंद हैं। कोठरी में लालटेन की मंधिम रोशनी हो रही है, रोशनी कम और धुआं ज़्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टॉर्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आँखों की पलकों को उलटता है मानो कमल की पंखुड़ियाँ हों। राइट। पेट कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता है। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है, जो युवती की माँ। जी कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती हैं। कहती है डॉक्टर बाबू लर लगाकर देखिए, यानी कि स्टेथोस्कोप। लर अर्थात स्टेथोस्कोप
यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं, सुई नहीं माँ, अरे बाप। अच्छा, सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। क्यों बेहोश हो गई? हाँ, बेहोश कैसे हुई? डर लगा था। काहे का डर लगा था? तब इसके बाद देह घूमने लगी। ठीक है, अब कैसी हैं? डर तो नहीं लगता। दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगेगा। दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पीऊँगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं, मीठी दवा। सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कान दौड़ जाती है। आँखों की पलकें जरा उठाकर मानो डॉक्टर को डांट देती है। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं है, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। ज्योतिकी जी के एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूक भी करवा कर देखा। डॉक्टर साहब, बस यही मेरा बेटा बेटी, सब कुछ यही है, ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है क्या दिया जाए, मीठी दवा, कार्बोनेटिव मिक्सचर या ब्रोमाइड। अजी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जी रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कैयाँ से। एक ठो बीड़ी है तो दीजिए डॉक्टर बाबू। प्यारू रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दियासलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत अपने आप से कहता है, डॉक्टर बाबू, तहसीलदार की दीन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मान मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई। मगर रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया। रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया। मगर क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की माँ मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पचवरिया कहत को घर जमैया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कमला मैया नहीं चाहती कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुमारी ही थी ना। अब आप लगे हैं, किसी तरह कमली दया को आराम कर दीजिए डॉक्टर बाबू। जो बख्शीश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। ये कमली हमारी इस कथा की नायिका है। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है, तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएंगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक खाएगी क्या? अभी दूध रोटी। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदेव क्या है? कमली दैया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब, कठिन है कि डॉक्टर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत, यह बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? हाँ, तुम्हारी कमली दया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है। उसकी आंखें बंद, बाल बिखरे हुए। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया।
वह अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई नहीं, कमला फिर होश में आती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूँगी। फिर डर लगा था। हाँ रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ। बक्सा यहाँ लाकर रखो। हाँ पी लीजिए। ठीक है, कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ। देखिए, डर की कोई बात नहीं, सुनिए। मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिली कोकिल गीत सुनिए। माइगे हमना बिहाइवे अपन गौरा के, जो बुढ़वा होत जमाए गे मई। ओ माँ, कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हम न बिहाइवे अपन गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। अगमू चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वह पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है। पत्र अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब है। केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की। ये डॉक्टर की मनोवैज्ञानिक कोशिश है। नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरवरिया से, नहीं तोरा पास में तीर जी। एक सखी ने पूछा कि हे सखी, तुम्हारे पास में न तीर है न तलवार। नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरवरिया से, कौन है चीज वहा के मार लू बटोहिया के। धरती लोटावेला बेपीर जी। यह सुनकर जो औरत सदा ब्रज पर मोहित थी बोली, सासू मोरा मरे हो, मरे मोरा बाहिनी से, मरे ननद जेठ मोर जी, मरे हमर सब कुछ पलिवरवा से, फंसी गैली प्रेम के डोर जी। ये बिहारी गाना है। इतना कहकर वह सदा ब्रज के पास आई और पानी पिलाकर प्रेम से बातें करने लगी। आज की रतिया हो प्यारे यहीं बिताओ जी। सदा वृक्ष सुरंगा की कथा हो रही है। महंगू दास के घर के आसपास लोग जमा हैं। पुरैनिया स्टेशन से एक मेहमान आया है। रेलवे में काज करता है। खलासी जी सरकारी आदमी हैं। खलासी जी यदि लाल पतका दिखला दें तो डाक गाड़ी भी रुक जाए। रुकेगी नहीं, लाल पतका देखते ही रेलगाड़ी रुक जाती है। लाल ओढ़ना ओढ़कर गाड़ी पर चढ़ने जाओ तो गाड़ी रुक जाएगी और ओढ़ना जब्त हो जाएगा। खलासी जी बहुत गुणी आदमी हैं, पक्का ओझा हैं। बांझ निपुत्र को तुकताक कर देते हैं। कुंवर विजयभान लोरिका और सुरंगा सदा ब्रिज का गीत जानते हैं। गला कितना तेज है, उस बार सुराजी हूलमाल में खलासी जी ने लिख दिया। हाट बाजार जाने के समय, मालिकों के खेतों में धान रोपने और काटने के समय और गांव में शादी ब्याह के समय टोले भर की औरतें उसकी सरदारी में रहती। राजपूत, ब्राह्मण सभी।
मठ पर आचार्य गुरु आने वाले हैं। एक नए महंत को चादर टीका देने के लिए मुजफ्फरपुर जिला का एक मूर्ति आया है, नरसिंहदास। आचार्य गुरु मुजफ्फर जिले के पुपड़ी मठ पर भंडारा में आए। आचार्य गुरु मठ के सभी सेवक सती, आसपास के बाबू बबुआन लोगों को पहले ही खबर दे दी जाए। महंत सेवादास का एकमात्र चेला वही है रामदास, जो खंजड़ी बजाना नहीं जानते तो आज तक बेहाली के जमींदार की भैंस की पूंछ हाथ से नहीं छूटती। महंत साहब उनकी खंजड़ी सुनकर मोहित हो गए और वह रात को ही महंत साहब के साथ भागकर मेरीगंज मठ पर आ गया। 15 साल पहले की बात है। जय हो सतगुरु साहिब की। नियमानुसार सभी पंचों की उपस्थिति में नया महंत एक करारनामा लिख देगा। हमेशा लंगोटबंद रहकर सतगुरु के स्थल की रक्षा करें, किसी तरह मादक द्रव्य नहीं सेवन करेंगे, दासी रखेलियां नहीं रखेंगे, आदि आदि। इसके बाद आचार्य गुरु एक सूरत हाल पर दस्तखत करके नए महंत को देंगे। फिर चादर टीका की विधि, दही की टीका और फिर सिर पर धूपधान। सब नए महंत साहब उस दिन से 900 बीघे की पत्नी के एकमात्र मालिक हो जाएंगे। इसमें बहुत ही अंधविश्वास भी है। हम उस समय की तो जिंदगी नहीं जिए हैं, और आप सुनेंगे तो जो बिहार का ये आंचलिक एरिया है, आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है आप वहाँ की जो लोगों ने जीवन जिया उसको एहसास अपने अंदर कर सकें। तो मैं पूरा ही सुनाऊंगी कि आपको वहाँ के पर्यावरण के माहौल के बारे में भी समझ में आए कि उस वक्त कैसा था, क्या माहौल था, लोग कैसे अपनी जीवनचर्या जीते थे आदि। 2 कौड़ी गाय, 4 गुजराती भैंस और सबसे कीमती संपत्ति अमूल्य धन लक्ष्मीदासन। लक्ष्मीदासन कहती है महंत साहिब को बस यही एक चेला है रामदास, तो कानूनन रामदास ही होने वाला अधिकारी महंत है। रामदास काठ का उल्लू रामदास, यह अंधेर है। रामदास महंत नहीं हो सकता, वह महंत होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह साप भ्रष्ट। लक्ष्मी ने नरसिंहदास की आंखों में न जाने क्या देखा कि उसकी छाया से भी वह बचकर चलती। रात के किवाड़ मजबूती से बंद करके सोती। किवाड़ छिटकली लगाने के बाद ओखल किवाड़ से सटा देती। नरसिंहदास, जो शायद बहुमूत्र की बीमारी है, रात भर में 10-11 बार पेशाब करने के लिए उठता है। बारधुनी के पास सोया हुआ रामदास उसे टोकता है, कौन? वह उसे जवाब नहीं देता। कल रात गुस्से में जवाब दिया, महंत होने से पहले ही अंधे हो गए क्या? देखते नहीं, जैसा गुरु वैसा चेला। वह कुनमुना कर रह गया। सुबह को सत्संग समय में लक्ष्मी बरस पड़ी, क्यों आप वैसी भाषा बोलते थे? महंत होने से पहले ही अंधे हो गए जैसा गुरु। गुरु निंदा सुन ही झुकाना। मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। रामदास को आप क्या समझते हैं? वह इस मठ का अधिकारी महंत है। आप इसके जैसे एक कोड़ी बिल्टा साधुओं को वह रोज प्रसाद देगा। बात करना भी नहीं जानते, आने दीजिए आचार्य जी को। रामदास भी सुना देता है, रात को हम छोड़ दिया, लेकिन अब बोलेंगे तो सीधे पश्चिम का रास्ता दिखा देंगे। हाँ समझे? भंडारी तो नंबरी शैतान है। कल से ही उसने बदमाशी शुरू की। दाल की कटोरी में सिर्फ पानी रहता है, आलू की भुजिया दोबारा नहीं देता। घी मांगने पर कहता है दाल घी में बघारल है। बिल्टा साधु रंडी की यह हिम्मत, उसे बिल्टा साधु कहती है। अच्छा, लक्ष्मी पहले से ही उसे नहीं जानती। कैसे जान सकती थी? वह कभी पहले यहाँ आया नहीं।
सोनमतिया का हरिन भी तो नहीं आई है यहाँ। संभव है उस बार अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहाँ भी पहुँची हो। ठीक है, रधिया को पहली बार जब देखा था तो उसके मन में भी ऐसी ही हालत हुई थी। कनपट्टी के पास हमेशा गर्म रहता था। रधिया अल्हड़ थी। लक्ष्मी तो पुरानी है, खिली खिलाई है, 70 चूहे खाई हुई। यदि रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में शामिल होता तो रधिया हाथ से नहीं निकलती। नौटंकी कंपनी के मालिक की बात रहती तो वह सह सकता था। हारमोनियम और नगाड़े वाले भी रधिया को कभी फुर्सत नहीं देते थे। कभी ताल का रिहर्सल करना है तो कभी नाच सिखाना है। रधिया साली भी कुत्ती ही थी, वह भी तो बदल गई। नरसिंहदास अपने सिर के दाग पर हाथ फेर कर मफलर से ढक लेता है। साले नगाड़ची ने ठीक सामने कपाल पर ही डंडा चलाया था। ऐसे अंधविश्वासी मठ महंत बहुत आज भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। मठ लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन से उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ था जो भागते। सिर का घाव ताज़ा ही था। महंत साहब की खड़ाऊ गुरु की खड़ाऊ थी। वे बहुत दयालु पुरुष थे। नरसिंहदास उनका इकलौता चेला। गुरु ने क्षमा कर दिया। महंत साहब के शरीर त्यागने के बाद पुपड़ी मठ की महंती उसे मिली, लेकिन रामबरन कोयरी ने उसकी मति फेर दी थी। वह नेपाली गांजा में बड़ा नफा होता है। 10 रुपए का लाओ और 400 बनाओ। नेपाल में 4 आने शेर गांजा मिलता है। 72 मेला के समय चलो। रामदास महंत साहब ने जब शरीर त्यागा तो वह जेल में था। महंत साहब के मरने के समय जीवदास को चेला कबूल कर वील लिख दिया गया, नहीं तो वह भी एक मटका महंत होता। तब लक्ष्मी उसे बिल्टा साधु न कहती, लेकिन लक्ष्मी को वह चरणोदक पिलाकर छोड़ेगा। रामदास क्या मत बोलिए, अधिकारी जी कहिए। कोठारिन से कहो कि नरसिंहदास आज जा रहे हैं। जा रहे हैं तो जाए ना, तुम्हें कोठारिन से क्या मतलब। तुम ताम मत करो, कोठारिन जी से क्या कहेंगे। राह खर्च कल ही कोठारिन जी ने दे दिया। रामदास झोली से एक 5 रुपए का नोट निकालकर उसके आगे फेंक देता है। हम पूछना चाहते हैं, कोठारिन ने हमारा अपमान काहे किया, हमको बिल्टा काहे बोली, हमारे आचार्य गुरु को काहे गाली दी। आचार्य गुरु को गाली कब दिया? बोली थी नहीं, पूजा विदाई लेने के समय आचार्य गुरु हैं। वेर वक्त पढ़ने पर सीधा जवाब मिलता है, कल तक तो गुरु भाई थे। यह गाली नहीं और तो क्या। संसार में सत्य का भी लेस जरा रहने दीजिए साधु महाराज। लक्ष्मी अंदर से निकलकर कहती है, साधु का काम झूठ बोलना नहीं। छी छी, क्या हमको बिल्टा नहीं कहा तुमने। रामदास लक्ष्मी गरज उठती है, गर्दनियाँ देकर निकाल दो इसको। यह साधु नहीं राक्षस है, इसके सर माया सवार है। इससे पूछो आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की पट्टी में छेद करके यह क्या देख रहा था शैतान। लक्ष्मी फुफकारती हुई अंदर चली जाती है। रामदास उठकर नरसिंहदास के गले पर हाथ डाल देता है। वह सीढ़ी से नीचे गिर पड़ता है, नाक से खून निकल रहा। जय हिंद रामदास जी। क्या हुआ? बालदेव लहू देखकर घबरा गए। कुछ नहीं, पचवरिया साधु है, काया से कहीं साधु स्वभाव नहीं। कोठारिन जी से बदकुट्टी करता है। कुछ नहीं, मारपीट क्यों हुई, शांति से सब काम करना चाहिए। रामदास बालदेव को अंदर भेज दो। नरसिंहदास नाक का खून पहुँचते हुए देखता है। बालदेव नाम का यह खद्दरधारी आदमी अंदर जा रहा है सीधे लक्ष्मी की कोठारी में। जय हिंद बालदेव जी। यह खद्दरधारी लक्ष्मी की आसनी पर बैठे एकदम आसपास देह से देह सटाकर, अच्छा
गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। सिर्फ ज्योतकी जी ही नहीं, गांव के सभी मातबर लोग मन ही मन सोच विचार देख रहे हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। तहसीलदार साहब को स्टेट के सर्किल मैनेजर ने बुलाकर एकांत में कहा, 1 साल का भी खजाना जिन लोगों के पास बकाया है उन पर चुपचाप नालिश कर दो। बलाए नए नोटिस 58B तामील करवा लो। कुर्की और इस्ताहार निकास करवाकर सरजमी पर चपरासी को ले जाने की ज़रूरत नहीं। कचहरी में ही बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप लेकर ढोल बजाने की रसीद बनवा लो। गांव के 1-2 गवाहों को ठीक ठाक कर लो। स्टेट से उनको भत्ता मिलेगा। इन कांग्रेसियों का कोई ठीक नहीं। सिंह जी यादव टोला के नडेलों से सीना तान कर चलना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ज्योतकी जी ठीक कहते थे, बार बार लाठी वाला दिखलाते हैं, हौसला बढ़ जाता है। अब तो राह चलते प्रणाम पाती भी नहीं करते यादव लोग। कलिया अभी भी चिढ़ाने के लिए नमस्कार करता है, देह में आग लग जाती है सुनकर। राजपूत टोली के नौजवान लोग भी ग्वालों के दल में धीरे धीरे मिल रहे हैं। अखाड़े में ग्वालों की एक साथ कुश्ती लड़ते हैं। रोज शाम को कीर्तन में भी जाने लगे। हर गौरी ठीक ही कहता था, 5 साल के बाद ग्वाले बेटी मांगेंगे। तब काली कुर्ती वालों के बारे में जो हर गौरी कहता था, उन लोगों को बुला लिया जाए। लाठी वाला सिखाने वाला मास्टर आएगा। संजोगजक जी और संचालस जी क्या कहता था सो आवेंगे। हिंदू राज, महाराणा प्रताप और शिवाजी का राज होगा। हर गौरी आजकल बड़ी बड़ी बातें करता है। ज्योतकी जी की 18 साल की नववधू कंचीरा वाली के पेट में रोज खाने के बाद दर्द हो जाता है। पिछले 1 साल से वह खाने के बाद पेट पकड़कर सो जाती। इस साल तो और भी दर्द बढ़ गया। डॉक्टरी दवा नहीं, डॉक्टर तो पेट टीपेगा, जीभ देखेगा, आँख की पपनियाँ उठला कर देखेगा, पेशाब और पाखाना के बारे में पूछेगा, शायद लहू भी जांच करे। इधर वह रोज कहती है, डॉक्टर बाबू ने कोयरी टोला की छोटी चंपा को एक ही इंजेक्शन में आराम दिया। इसी तरह उनके पेट में भी दर्द रहता था। औरत को समझना बड़ा कठिन काम है। सभी औरतें एक समान हैं। जो जिद पकड़ेगी पकड़े रहेगी। ज्योतकी जी अपनी 4 स्त्रियों का अनुभव ले चुके हैं। पहली बेचारी तो सिर्फ मेला बाजार देखने का रोग था। कोई भी मेला नहीं छोड़ती थी वह। जहाँ मेला आया, ज्योतकी जी के 30 दिन प्रणाम झा की खुशामद करने में ही बीतते। परमानन की भैंसा गाड़ी पर ही मेला जाएगी। आखिर बेचारी की मृत्यु भी मेले में ही हुई। उस साल अर्धोदय में मेले में वह जोरों का हैजा फैला था। दूसरी को हुक्का पीने की आदत थी, ब्राह्मण का हुक्का पीना। लेकिन वो क्या करते बेचारे, औरत की जिद थी, हुक्का देना पड़ा। पुरानी खांसी खांसते खांसते वो मर गई। तीसरी को इस बात की जिद लगी कि वह गांव के लड़कों को हंसना बोलना बंद नहीं करेगी। और कंचीरा वाली को डॉक्टरी दवा की जिद लग गई है। एकमात्र पुत्र राम नारायण तो कुपात्र निकला। विदापत नाच गया। तत्मा पासवानों के साथ रहता है। सारी ब्राह्मण मंडली में उसकी शिकायत फैल गई। कोई बेटी देता ही नहीं। ये बेचारे क्या करें। समझे समझाते सब थक गए। अपना नाम रामायण मिश्र कहा करो, लेकिन वह भी गवार की तरह नाम नारायण ही कहता है। राम नारायण के साथ कंचीरा वाली को एक दिन अस्पताल भेज दें। इस पर बुलाने से तो डॉक्टर फीस लेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे का अगले भाग में।